प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के तहत यूरोप के पुनर्गठन के संबंध में चर्चा करेंगे और इस क्रम में आज हम यूरोप के पुनर्गठन के कारणों की विस्तार से चर्चा करते हैं। 1990 के दशक में यूरोप के पुनर्गठन या एकीकरण के जो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं उनकी बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। इस क्रम में पहला बिंदु है गोर्बाचोव की नीतियाँ। पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारवादी नीतियों को अपनाया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रही थी पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट की नीतियाँ तथा अन्य देशों में साम्यवादी क्रांति करवाने के तथा अन्य सीमित संप्रभुता के ब्रेजनेव के सिद्धांत का उन्होंने परित्याग कर दिया था। इन नीतियों के दो परिणाम हुए, एक तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और दूसरा यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। गोर्बाचोव की इन नीतियों के कारण पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारों के पतन को रोका नहीं जा सका तथा जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधाएं भी उत्पन्न नहीं की गईं। परिणाम स्वरूप यूरोप के एकीकरण की संभावनाएं विस्तृत होती गईं, जिन्हें शीत युद्ध की समाप्ति से और अधिक बल प्राप्त हुआ। तो यूरोप के एकीकरण के यदि कारणों को यदि देखा जाए तो उसमें गोर्बाचोव की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने की है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्रम में वो है यूरोपीय साझा बाजार अर्थात यूरोपियन कॉमन मार्केट। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यूरोपीय साझा बाजार अर्थात यूरोपियन कॉमन मार्केट ने भी यूरोप के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इससे न केवल कृषि तथा विकास के अनेक क्षेत्रों में समन्वित नीतियों को अपनाया गया, बल्कि 1 जनवरी 1999 से यूरो मुद्रा का प्रचलन भी हुआ। इतना ही नहीं, समान आर्थिक हितों के कारण इसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी विरोधी अथवा भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाते थे, जिसके कारण यूरोप के एकीकरण का मार्ग और अधिक प्रशस्त हुआ। तो ये दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें गोर्बाचोव की नीतियाँ और साथ में यूरोपीय साझा बाजार का योगदान। तीसरा बिंदु इस क्रम में हमें देखने को मिलता है वो है यूरोप में राष्ट्रीय असंतोष की प्रवृत्तियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप की समस्त समस्याओं के लिए सोवियत संघ को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता था, किंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1990-91 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पश्चात पूर्वी यूरोप के देशों में उत्पन्न आर्थिक असंतोष ने यूरोप के अधिकांश देशों जैसे यूगोस्लाविया, जर्मनी तथा फ्रांस ने भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया। इन समस्याओं का समाधान किसी एक राष्ट्र के पास संभव नहीं था, अतः यूरोप के देश इस असंतोष का सामना करने के लिए एकीकरण का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित हुए थे। अगला बिंदु जो यूरोपीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी रहा है वह है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था। यूरोप में साम्यवादी शासन के अंत के पश्चात आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के अंतर्गत स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ये देश आपस में सहयोग के लिए बाध्य हुए। यही नहीं, परिवर्तित परिस्थितियों में यूरोप के नेता विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखने लगे, जिसके कारण इन देशों में सहयोग तथा एकीकरण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि यूरोप के एकीकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनती गईं, उन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण रहा वो रहा यूरोप के पुनर्गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण रहे गोर्बाचोव की नीतियाँ। उसके बाद मैंने चर्चा की यूरोपीय साझा बाजार का योगदान। तीसरा बिंदु मैंने बताया आपको यूरोप में राष्ट्रीय असंतोष की प्रवृत्तियाँ, और उसके बाद मैंने बताया स्वतंत्र बाजार व्यवस्था। ये चारों बिंदुओं के आधार पर हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि यूरोप के पुनर्गठन के लिए ये किस प्रकार उत्तरदायी रहे हैं। आशा है कि आपको ये सभी तथ्य स्पष्ट हुए होंगे। अगले अध्याय में हम इस बिंदु चैप्टर को और आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।